कि और वो कौन कर सकता है? देखिए, बात यह है कि अगर इदारे अपने फराइज पूरे नहीं करेंगे तो फिर या तो तालिबान की तरह की दहशतगर्दी उस जगह को फिल करेगी, या स्ट्रीट अनार्की होगी, आवारगी होगी, जो इस वक्त कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर हमें नजर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान के कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों केसेस चल रहे हैं तमाम हुक्मरानों के खिलाफ, बड़े बड़े अहदों के खिलाफ, करप्शन के। सुप्रीम कोर्ट इनका फैसला अगर पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक कर दे तो ये तमाम हुकूमत और पार्लियामेंट खुद ब खुद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं किया जा रहा। एनआरओ में 8,000 के करीब करप्ट लोगों के केसेस फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार है कि अपने फैसलों को अमल दरामद करने के लिए आर्मी को तलब कर सके। इन फैसलों को इन्फोर्स करना है। आपको दहशतगर्दों को भी सजा देनी है, करप्ट को भी सजा देनी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी अगर नहीं करती है तो फिर अनार्की है, और अनार्की ज्यादा बढ़ेगी तो फिर फौज मजबूरन टेक ओवर करेगी। इसको रोकना है। रोकने का तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट डिलीवर करे। अब सवाल यह है कि अगर इस हुकूमत को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जो कि पाकिस्तान के आइन के तहत ये डिस्क्वालीफाई होते हैं, चूंकि आर्टिकल 62, 63, 64 के तहत ये ना आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं, ना इनको कुल वल्लाह अहद पढ़ने के लिए आती है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये है नहीं, और उसके बाद करप्शन का ये आलम है कि मजाक बन गया है पाकिस्तान का। तो ये तो, और सिर्फ जो चीज प्रॉब्लम करती है, पाकिस्तान के आइन में केयरटेकर्स की गुंजाइश मौजूद है, इनको डिस्क्वालीफाई करें, केयरटेकर्स लेकर आए। लेकिन एक यहां पे इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी कि देखिए, आइन में केयरटेकर्स के लिए 3 महीने की गुंजाइश है। पाकिस्तान की रियासत मुकद्दस है। ये जो आइन 73 में बनाया गया था, ये लॉयर्स ने, वकीलों ने बनाया है। इसके अंदर तब्दीली की जा सकती है। सिर्फ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। हर हुकूमत ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लेकर आए। इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह इंटरप्रेट करती है कि जो 3 महीने का पीरियड है ये हालत अमन के लिए है, कि जब मुल्क पीस टाइम में हो, एक हुकूमत जाए, केयरटेकर्स आए, 3 महीने में दोबारा इलेक्शन करा के आप आगे चल पड़े। इस वक्त आप मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता इलेक्शन कराने का। मिड टर्म का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मिड टर्म इलेक्शन की बात करें। फौज 2 जंगें लड़ रही है, अपने मुल्क में हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, सैलाब और मुख्तलिफ किस्म के आफात के अंदर फौज शामिल हुई भी है, उनमें रिलीफ ऑपरेशन दे रही है। फौज के पास अब क्योंकि इलेक्शन कराने के लिए भी आपको फौज तलब करनी पड़ेगी, और फिर इलेक्शन किसका कराएं? उसका इलेक्शन कराएं जो एनआरओ की करप्ट है, उनका इलेक्शन कराएं जिन पे केसेस हैं, उनका इलेक्शन कराएं जो आर्टिकल 63 या 64 के तहत डिस्क्वालीफाई वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर इलेक्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये इंटरप्रेट करना है कि जो 3 महीने का केयर टेकर पीरियड है, ये 3 महीने का नहीं, इसको हालत जंग में, एक स्टेट ऑफ वॉर में, स्टेट ऑफ इमरजेंसी में इसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हमें 3 साल तक पाकिस्तान से प्यार करने वाले पेट्रियोटिक केयर टेकर्स चाहिए जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और करप्शन का खात्मा करें। 3 साल के अंदर आप सिस्टम स्टेबलाइज कर दें, उसके बाद जो मर्जी इलेक्शन कराएं। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, ज़ैद आमिर साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं यहाँ पर रोकूंगा। नाज़रीन, ज़ैद आमिर साहब ने कहा कि मौजूदा जो कवानीन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी इस बात की इजाजत देता है कि अगर हालात जंग है तो हालात जंग में सिविल कवानीन नहीं चलते हैं, और फौज जब भी ऐसे मौके पे फौज ने मुल्क बचाने के लिए जब भी अपने कवानीन के तहत इंटर होने की कोशिश की गई, यही वो सिविलियन जो लॉज हैं, यही वो सिविलियन लॉज हैं, यही वो सिविलियन लोग हैं जिन्होंने हमेशा रजिस्ट किया। और रजिस्ट का फायदा यह है कि आज 10 साल के अंदर ज़ैद आमिर साहब ने कहा कि कोई एक दहशतगर्द जो है उसको फांसी नहीं हुई, बल्कि वो मेजॉरिटी ऑफ द दहशतगर्द जो हैं वो रहा हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि जब दहशतगर्दी करने के बाद पकड़ा जाता है और वो जब रहा हो जाता है तो उसके हौसले कितने बुलंद होते होंगे, और जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं। तो इस मौके पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने कहा कि ये हालत जंग है, और हालत जंग में एक ऐसी हुकूमत को आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, और 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए हुकूमत आनी चाहिए। अब मैं ये सवाल करूंगा ब्रेक के बाद ज़ैद आमिर के पास से कि कौन लाएगा और कहां से आएंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में तो करप्शन भरी हुई है, सियासतदानों में, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन भरी हुई है। तो ये अच्छे और पैट्रियोटिक लोग कहां से आएंगे, ये सवाल है मेरा, जो मैं ब्रेक के बाद करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले ये सवाल लेके चल रहे हैं कि हमें जिस तरह ज़ैद आमिर साहब ने कहा कि ना तो ये मुल्क जो जमहूरियत के नाम पर इस वक्त चल रहा है उसमें अनारकी है, हालात हैं, इदारे करप्शन से तबाह हो चुके हैं, सियासतदान जो हैं वो जिस किस्म के अमल कर रहे हैं वो 62-63 के तहत पार्लियामेंट के तमाम अराकीन जो हैं वो डिसक्वालीफाई होते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा दो ही इदारे हैं, एक अफवाज पाकिस्तान और एक सुप्रीम कोर्ट, जिन्हें फैसला करना है। मौजूदा हुकूमत अगर वो चलती है तो ये कहते हैं कि 6 महीने में ही ये मुल्क बहुत बुरे हालात में चला जाएगा। IMF ने जकड़ लिया है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इंटीरियम गवर्नमेंट ही लानी पड़ेगी क्योंकि मार्शल लॉ हल नहीं है। फौज इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। तो इस वक्त हम पूछना चाहेंगे कि अगर ये इंटीरियम गवर्नमेंट लाते हैं तो किन लोगों को लाया जाए ज़ैद साहब, क्योंकि बज़ाहिर तो आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान करप्ट हो चुके हैं, तो किन लोगों को लाया जाए जो पैट्रियोटिक हो और जो इस मुल्क को लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है और कानून की इंटरप्रिटेशन करती है कि हालत जंग में 3 महीना नहीं 3 साल दिया जाए, तो उस कौमी हुकूमत में कहां से लोग लाएंगे? आप क्या कहते हैं? आप दानिश, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस पाकिस्तान के सर पर साया खुदाए जुल जलाल है। ये बात कहना कि इस पाकिस्तान में इससे प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये कहना कि इस पाकिस्तान पर कुर्बान होने वाले लोग नहीं है, ये तो पाकिस्तान की, इस्लाम की और मुसलमानों की तौहीन होगी। इस पाकिस्तान में ज्यादातर, अक्सरियत, तमाम के तमाम पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। ये जो हमारे सिपाही, हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स जो फ्रंट लाइन पर जाने कुर्बान कर रहे हैं, हमारे वो साइंसदान जिन्होंने दिन रात एक करके इस पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया है, हमारे वो तमाम इदारे जो आज पाकिस्तान में इस तमाम करप्शन के बावजूद चल रहे हैं, तो पेट्रियोटिक एलिमेंट्स की वजह से चल रहे हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वालों की वजह से चल रहे हैं। ये कहना कि 18 करोड़ की इस कौम में हमको 20 या 25 पाकिस्तान से प्यार करने वाले केपेबल, कॉम्पिटेंट और समझदार और ज़हीन पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे, ये तो तौहीन है पाकिस्तानियों की। ऐसी बात नहीं है। हर महकमे में, हर इदारे में, बड़े से बड़े करप्ट इदारे में भी, पुलिस के अंदर भी अल्लाह के वली मिलेंगे आपको, CBR में भी अल्लाह के वली बैठे हैं। आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के अलावा कोई सिविलियन इदारा उठा लीजिए, इस हुकूमत के अंदर भी नेक लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके सिस्टम में, निजाम में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। एवरीबॉडी नोस कि करप्ट कौन है। इसका सिर्फ चंद एक क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं। आपको एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन तो यस बनाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन तो हो नहीं रहे, तो इलेक्शन कमीशन का फिर आपने क्या करना है? एक सिलेक्शन कमीशन बनाना है। सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा जिस हम बार बार कह रहे हैं कि उस पर बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आइन को इंटरप्रेट करने की, क्योंकि फौज आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं करती। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी तो फिर अनार्की है। अनार्की को रोकने के लिए फौज आएगी, मार्शल लॉ लगेगा। इसको रोकना है। इसके लिए आप इस हुकूमत को डिस्क्वालीफाई करते हैं। देखिए, आपके तारीख में 20 केयर टेकर गवर्नमेंट्स आई हैं, उनको कौन लेकर आया? उनको किसने सिलेक्ट किया? इस दफा सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको सख्त करना पड़ेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से प्यार करें, वो करप्ट ना हो और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हो। कुछ शर्तें और हम बता देते हैं कि जो ऐड करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स आइंदा पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं रख सके जिसके एसेट्स, जिसके वसाइल, जिसकी दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई हो। पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा पार्टिसिपेट ही ना कर सके किसी सरकारी महकमे में जिसकी दौलत मुल्क से बाहर हो, जो टैक्स ना पे करता हो, जिसके आमदनी और खर्च के वसाइल का किसी को ना मालूम हो। देखिए, ईरान का मॉडल लीजिए। ईरान का मॉडल एक बहुत समझदार मॉडल है। ईरान में कोई सियासी जमातें नहीं है। ईरान में खुला इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराते हैं। ईरान में उन्होंने क्या किया है कि एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन बनाया है जो पूरे मुल्क से 6 या 7 बेहतरीन लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर अपनी कौम से कहते हैं कि इन 6 या 7 लोगों में से जिसको चाहो सदर बना लो। जब आपके पास एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना महदूद हो, इतने पैट्रियोटिक, अपने मुल्क से, अपने नजरियात से प्यार करने वाले लोगों को वो सिलेक्ट करके ऊपर लाते हैं, तो फिर उनका सदर अहमदी निजाद जैसा आता है जो अपनी कौम में सबसे दरवेश आदमी है, जो अपनी कौम के लिए सबसे बेहतर आदमी है। क्या इस किस्म का सेटअप हम पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बना सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, दानिश्वर, मीडिया मिलकर एक हम ऐसा क्राइटेरिया बना लें कि इस मुल्क से 20 बेहतरीन अफराद को चुनेंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जिंदगी का ये है कि वो हलाल रिस्क खाते रहे, वो 18 घंटे पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनका कोई मुल्क से बाहर एसेट नहीं है, वो फकीर और दरवेश हैं,
کہ جن کے پاس دنیا بھی انہوں نے کوئی نہیں کمائی, صرف اپنی تنخواہ پہ گزارا کیا. ایسے لوگ اس ملک میں ہزاروں لاکھوں ہیں. ہم کیوں صرف یہ کہ یہ کرپٹ سسٹم, یہ کرپٹ لوگ, ان کو لانا نہیں چاہتے. ونس یو برنگ دیز پیپل, آپ کو ایمرجنسی لاز تو ڈیفینیٹلی اپلائی کرنے پڑیں گے, کیونکہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے. ایمرجنسی لاز کا مطلب ہے کہ آپ کو آرمی کے وہ آرٹیکل انووک کرنے پڑیں گے جس کے تحت دہشت گردوں کو کورٹ مارشل کیا جا سکے. سویلین عدالتیں ابھی اس قابل نہیں ہیں, اتنی تربیت ان کی نہیں ہوئی بھی کہ دہشت گردی کے اس طوفان کو روک سکیں. اس کام کو ملٹری کورٹس کو ہی کرنا پڑے گا. کم از کم صرف دہشت گردی کے خلاف ملٹری کورٹس کو آپ کو انووک کرنا پڑے گا, آرمی کے آرٹیکلز کو, وہ آرٹیکلز کہ جو الاؤ کرتے ہیں کورٹ مارشل ان سویلین دہشت گردوں کا جو ریاست کے خلاف لڑ رہی ہے. اور پھر سپریم کورٹ کو اپنی ذمہ داری کرپشن کے خلاف کرنی پڑے گی. این آر او کے کیسز ہیں, نیب کے کیسز ہیں, یہ ڈیوٹی سپریم کورٹ کی ہے. دہشت گردوں کو ملٹری کورٹ کے تحت ہینڈل کیجئے, کرپشن کو سپریم کورٹ کے ذریعے کیجئے. یہ دو ادارے مل کر پاکستان کو 3 سال میں انشاءاللہ دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. صرف یہی مثال دیکھیے کہ چند دنوں پہلے ہی سپریم کورٹ میں ڈاکٹر سمر مبارک مند نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ بلوچستان کی ریکوڈک کی جو گولڈ مائن ہے, کم از کم 300 ارب کے قریب وہاں سونا اور کاپر رکھا ہوا ہے. اور اتنی بڑی گولڈ مائن پاکستان میں ہے کہ چین سے لے کر گوادر تک کھودتے جائیے آپ, کھودتے کھودتے تھک جائیں گے, سونا نکلنا بند نہیں ہوگا. تھر کے کوئلے کے ذخائر دیکھ لیں, ہم ٹریلینز آف ڈالر ورتھ آف کوئلہ ہمارے پاس وہاں رکھا ہے. تیل اور گیس کے ذخائر ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ غلہ پیدا کرنے والے, سب سے زیادہ پھل پیدا کرنے والے ہم لوگ ہیں. اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے, ہم صرف مارے جاتے ہیں ناپاک اور پلیت حکمرانوں کی وجہ سے, جن کے الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر کی غفلت میں رکھا ہے ان کو کثرت کی ہوس نے, حتیٰ کہ یہ قبروں میں جا پہنچے اور قبروں میں جا رہے ہیں. ایک سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کرے, اور جہاں وہ دہشت گردوں کو یا کرپٹ جو لوگ ہیں, جو بھی سیاستدان کرپٹ ہے, جو بھی بیوروکریٹس ہے, اس کی جو ہے وہ آپ کے احتساب کرے. ایک طرف آرمی کا آپ نے کہا کہ جی آرمی جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی جب ملک حالات جنگ میں ہے تو آرمی کو اپنے اس لاز کو لانا پڑے گا, اور جب تک وہ لاز کو نہیں لائے گی یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی اور دہشت گرد چھوٹتے رہیں گے. لیکن ان دونوں کے درمیان میں پاکستان کی سیاست کے اندر, پاکستان کے نظام کے اندر, پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بیرونی طاقتوں کا جو اثر رسوخ آ گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی افواج پاکستان جو ہے ان کے اشاروں کو رد کرتی ہوئی, ان کے ٹارگٹ کو توڑتی ہوئی پاکستان کو بکھرنے سے بچائے؟ کیسے ہو سکے گا؟ دانش کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ امریکہ کو خود دیکھیے, امریکہ 2 جنگوں میں بری طرح پھنسا ہوا ہے. امریکہ افغانستان میں بھی پھنسا ہوا ہے اور عراق میں بھی پھنسا ہوا ہے, اور اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ ایک اور جنگ مسلط